Hello everyone, welcome to Asmolais Academy. Today we are going to discuss the last week's important current affairs regarding polity and governance. Okay. Our first topic is related with 16th Finance Commission and the new fiscal formula. अभी देखिए आप लोगों को पता ही होगा जो 16th फाइनेंस कमीशन है उनका रिकमेंडेशन आ गया है, वो एप्लीकेबल अप्रैल मंथ से होगा, लेकिन उनका जो रिकमेंडेशन वगैरह है वो सब आ गए हैं. द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो अभी देखते हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसका रिकमेंडेशंस क्या क्या था और 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस क्या क्या है. हम लोग उनको मतलब कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया था, इसमें क्या बोला गया था. ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें सेम ही हैं, बहुत कुछ चीज़ें चेंज भी हुआ है, वो सब हम लोग देखते हैं. और सब एडिशनल रिकमेंडेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय 16th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, अभी देखिए इसमें आप लोगों को ये पता ही होगा शायद वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन. वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब क्या, जो टोटल रेवेन्यू जनरेशन होता है उस टोटल रेवेन्यू जनरेशन का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में बांट देता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन. ठीक है, और जो हिस्सा बांट देते हैं स्टेट्स में, उन स्टेट्स को कौन सा स्टेट को कितना मिलेगा, ऑन व्हाट बेसिस, उसको क्या बोलते हैं, हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन बोलते हैं. ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको एडवाइस कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है. फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है. आपको पता ही होगा फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जो है वो सब बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट वो सब रिकमेंडेड है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशंस को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं. लेकिन अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशन दिया है उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है. ठीक है, अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन में वर्टिकल डिवोल्यूशन वाज 41%. मतलब टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट विल provide the 41% to the states, all the states. It will be distributed among all the states. And it is been kept the same. 16th Finance Commission ने भी 41% ही बोला है vertical devolution. दो states ने 50% करने के लिए बोला था. स्टेट्स वे डिमांडिंग की वर्टिकल डिवोल्यूशन शुड बी 50%. मतलब सेंटर के पास जितना पैसा आता है उस पैसा का 50% स्टेट्स में बांट दिया जाए, वो स्टेट्स का डिमांड था. लेकिन अभी वो 50% ना देके कितना परसेंट दिया है, 41% दिया है. 15th फाइनेंस कमीशन ने भी वही रिकमेंडेशन दिया था, उसी हिसाब से काम भी चला था. अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने भी उतना ही दिया है, वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा, उसी तरह से वर्टिकल डिवोल्यूशन होगा. इसमें और एक चीज ऐड किया गया है, जो सेस एंड चार्जेज है, इससे जो पैसा आएगा, दीज आर एडिशनल टैक्सेस. ओके, इससे जो पैसा आएगा इस पैसे का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. मतलब ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% है, इट इज एक्सक्लूडेड सेसेस एंड चार्जेस. सेसेस एंड चार्जेस विल बी केप्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी जो पैसा है उनका 41% स्टेट्स को मिल जाएगा. ठीक है, हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन में कुछ कुछ चेंजेस लाया गया है. हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन में पहले क्या क्या था, देखिए पॉपुलेशन था, इनकम डिस्टेंस था, एरिया था, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट था. ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, ये सब भी था ही. इस बार टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट जो है उसको हटा के एक नया क्राइटेरिया दिया गया है, उसको बोलते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन. और बाकी जो क्राइटेरिया है उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन में थोड़ा घटा दिया है, वो सब में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है. ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक कंपेरिजन दिया है कि 15th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या दिया गया था, क्या क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखिए, दीज आर द वेटेज. वेटेज मतलब दीज आर द क्राइटेरिया. इनकम डिस्टेंस वाज ए क्राइटेरिया, पॉपुलेशन वाज ए क्राइटेरिया. मतलब देखिए इनकम डिस्टेंस 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 45% इज द वेटेज ऑफ इनकम डिस्टेंस. इनकम डिस्टेंस क्या है, किसी एक स्टेट का इनकम डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है, ठीक है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है, और जो मेरा स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है, उससे जो डिफरेंस आएगा, उससे जो डिस्टेंस आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम डिस्टेंस बोलेंगे. उसका क्राइटेरिया कितना है, 45%. सपोज एक स्टेट का इनकम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज एक गरीब स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट के साथ जो हाईएस्ट मतलब पर कैपिटा वाला स्टेट है, उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो सिंस इनकम डिस्टेंस इज वेरी बिग, दैट स्टेट विल गेट लार्जर शेयर. ठीक है, वो वेटेज कितना है, 45% है. लेकिन उसको घटा के अभी कितना परसेंट कर दिया गया है, 42% कर दिया गया है. ठीक है, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन का वेटेज 15% था पहले, अभी 17.5% कर दिया गया है। मतलब जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। पहले 15% मिलता था, अभी कितना मिलेगा 17.5%, मतलब वेटेज 17.5% हो गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है दैट इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया। पहले जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको 12.5% मिलेगा, अभी वो क्या हो गया है 10% हो गया है। मतलब उस क्राइटेरिया उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी मिलेगा ही ऑब्वियसली। जिसने अच्छा परफॉर्म किया है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल, उसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। पहले उस क्राइटेरिया का वेटेज कितना था 12.5% था, अभी घटा के कितना कर दिया गया है 10% कर दिया गया है। एरिया का पहले वेटेज था 15%, अभी कितना हो गया है 10%। फॉरेस्ट कवर पहले उसका वेटेज था 10%, अभी भी उसको क्या दिया है 10% दिया है। इस बार सिर्फ जो ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा इसमें। मतलब जब काउंट किया जाएगा कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ओपन फॉरेस्ट कवर को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स था, दैट वाज आल्सो ए क्राइटेरिया इन द लास्ट 15 फाइनेंस, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, दैट वाज आल्सो ए क्राइटेरिया। लेकिन अभी उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। उसके रेस्पेक्ट में उसके जो मतलब अल्टरनेटिव हिसाब से एक नया लाया गया है, कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। इट वाज नॉट ए क्राइटेरिया रिकमेंडेड बाय द 15 कमीशन, इट इज ए न्यू क्राइटेरिया दैट हैज बीन एडेड बाय द 16 फाइनेंस कमीशन। मतलब जिस स्टेट, द स्टेट व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द जीडीपी विल गेन मोर, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन सबका जिसका ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इनकम डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही जीडीपी कंट्रीब्यूशन में जिसने अच्छा काम किया है, देश के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में जिसने अच्छा काम किया है उसको भी थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दीज आर द ओवरऑल रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ऑन इन्वर्स पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 1971 टू 2011। अभी भी ये जो मतलब कैलकुलेशन किया जाएगा वो 2011 सेंसस के ऊपर ही किया जाएगा, क्योंकि अभी तक नया सेंसस नहीं आया है। मैंने आई थिंक लास्ट वीक ही एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सेंसस के साथ डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह आने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाला है। तो अभी तक सेंसस कौन सा वाला है, 2011 वाला ही है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके ये सब किया जाएगा। और बाकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है देखिए। लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स एलोकेट किया गया है। कितना ग्रांट्स एलोकेट किया गया है, 9.47 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर पीरियड, मतलब 2031 तक, 2026 से 2031 तक लोकल बॉडीज को टोटल कितना ग्रांट देना है, 9.47 करोड़, ठीक है। इसमें इसको मतलब डिवाइड कर दिया गया है। दिस ग्रांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू अर्बन, रूरल लोकल बॉडीज एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। इन तीनों पिलर्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि हाउ टू गिव द ग्रांट्स, ओके। एक अर्बन मतलब जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको दिया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको ठीक करने के लिए। जो पंचायत है, पंचायत में जो पुल बनाना है या सैनिटेशन वहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है, जो काम है उन सबको करने के लिए, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। टोटल कितना ग्रांट्स दिया जाएगा, 9.47 लाख करोड़ दिया जाएगा, ओके। अदर रिकमेंडेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली नॉट फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू। फिस्कल डेफिसिट घटाने के लिए बोला है। फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट दिया है 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030-31। ये किसके लिए दिया गया है, दिस इज फॉर यूनियन, सेंट्रल के लिए दिया गया है, ठीक है। और स्टेट्स के लिए कितना दिया गया है, 3% ऑफ द जीएसडीपी, ठीक है। जो स्टेट जीडीपी है उसका 3% फिस्कल डेफिसिट घटाने के लिए दिया है। मतलब फिस्कल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस्ड टू 3%, फॉर यूनियन इट इज 3.5%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। फाइनेंस कमीशन इज ए व्हाट, फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, ठीक है। इसमें फाइनेंस कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड बाय, इट इज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम, द प्रेसिडेंट, है ना। जनरली फाइनेंस कमीशन इज ए 5 member body, chairman plus 4 members. It includes a high court judge also and the economic experts, ठीक है। उनका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जनरली 5 साल के
अंतराल में इसको गठित किया जाता है, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है। इट इज कम्प्लीटली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रिमूवल भी उसी तरह से कर सकते हैं, प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। इट इज ऑन द होल ऑफिस ड्यू टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है, दिस रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ओके, दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन जनरली सिंस फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द एग्जीक्यूटिव, दैट्स व्हाई दे जनरली एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो दिस इज बेसिक थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का बेसिक एक क्रैक्स दे दिया है, यू कैन रिवाइज दिस थिंग्स। यहाँ पे एक कोट दिया है मैंने, यू कैन यूज दिस कोट in your mains, that finance commission is the balancing wheel of fiscal federalism in India, Indian constitution. ठीक है, तो you can use this kind of quotes in your introduction if a question asks regarding the finance commission. Finance commission के ऊपर इस बार मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी नया फाइनेंस कमीशन आया है, 16 फाइनेंस कमीशन आया है कि नहीं। अरविंद पंगड़िया जी चेयर कर रहे हैं, एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे, है ना। तो इस तरह से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ फैक्चुअल डाटा दिया है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज चेयर्ड बाय के सी नियोगी, सेकंड फाइनेंस कमीशन वाज के संथनम, 15 फाइनेंस कमीशन वाज एनके सिंह, चेयर्ड बाय एनके सिंह, एंड द 16 फाइनेंस कमीशन वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर अरविंद पंगड़िया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। देन लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, द फॉर्म 7 कंट्रोवर्सी। अभी देखिए फॉर्म 7 क्या है, अभी क्या हुआ है एक्चुअली। गुजरात एंड राजस्थान में ये एलिगेशन लगा है कि ढेर सारा वोटर्स का नाम काट दिया गया है, कर्तन किया गया है। ठीक है, द नेम्स ऑफ द वोटर्स इन राजस्थान एंड गुजरात हैज बीन एलिमिनेटेड, दे हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, ये एलिगेशन दिया गया है क्योंकि वो वोटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, दे आर नॉट डाइड और दे डिड नॉट शिफ्ट देयर लोकेशन, बट स्टिल देयर नेम्स वर कट डाउन, स्टिल देयर नेम्स वर एलिमिनेटेड, देयर नेम्स वर डिलीटेड। ठीक है, ये ओपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है कि जो फॉर्म 7 है उस फॉर्म 7 का मिसयूज करके एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इट इज बीन यूज्ड टू डिलीट द वोटर्स, द नेम ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट फ्रॉम ए वेरी स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक है, ये एलिगेशन है। अभी देखिए फॉर्म 7 क्या है। फॉर्म 7 एक्चुअली इट इज ए टूल, इफ ए पर्सन डाइज और इफ ए पर्सन शिफ्ट, देन यू कैन अप्लाई कि देखिए ये इंसान अभी गुजर गए हैं, ठीक है, या इस इंसान ने शिफ्ट कर लिया है अपना लोकेशन, वो अभी यहाँ का रेसिडेंट है नहीं, तो यहाँ के वोटर लिस्ट से इनको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अभी देखिए ऐसा एप्लीकेशन करने से ही ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन डिलीट नहीं कर देता है नाम। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसको रीवेरीफाई करते हैं, लोग भेजते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वोटर लिस्ट से उस बंदे का नाम काट दिया जाता है। ठीक है, अभी ऑपोजिशन क्या बता रहा है कि बाय यूजिंग द फॉर्म 7 एंड सिंस रूलिंग गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्शन कमीशन एंड द टूल ऑफ फॉर्म 7 इज बीन यूज्ड टू टारगेट ए स्पेसिफिक कम्युनिटी टू डिलीट द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी फ्रॉम द वोटर लिस्ट। इससे क्या होगा, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको फायदा मिलेगा। मतलब ये एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है। ठीक है, ये एलिगेशन लगाया है किसने, ओपोजिशन पार्टी ने लगाया है। ठीक है, अभी देखिए ये पूरा मामला है, दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली इन न्यूज, तो इसीलिए आपको जानना है फॉर्म 7। मैंने बता ही दिया कि फॉर्म 7 इज ए टूल जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं कि इस बंदे का देहांत हो गया है या इस बंदे ने अपना रेसिडेंस छोड़ दिया है, आप इसका नाम डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर से लोग भेजेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। दैट इज ए टूल। लेकिन देखिए इसका एक सेफगार्ड भी दिया गया है। सेफगार्ड कौन देता है, आरपीआई 1951। सेफगार्ड क्या देते हैं, अगर मिस एलिगेशन है, मतलब इसमें कुछ करप्शन है, तब फाइन भी लग सकता है और 1 साल का जेल भी हो सकता है। देखिए लीगल लॉ में तो सब कुछ दिया ही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वही इंडिया में थोड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। इसीलिए लॉ होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, बिकॉज द इम्प्लीमेंटर्स आर द करप्टर्स। जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वही करप्शन करते हैं। बाय द वे दिस इज द एलिगेशन एंड फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू नो व्हाट इज फॉर्म 7। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस टर्म। इसके ऊपर डायरेक्टली मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आएगा शायद कि फॉर्म 7 क्या है, उसका रिलेटेड क्या है। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, इट इज ए इजी थिंग। लेकिन यू कैन यूज दिस टूल
to say that what are the issues regarding the election in India. ओके जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हो, करप्शन इन इलेक्शन उसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो आरपीए 1951 इन सेक्शन 31 इसमें भी क्या दिया गया है, पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया है कि 95 क्रूशियल हियर इट स्टेट्स दैट मेकिंग ए फॉल्स डिक्लेरेशन इज ए पनिशेबल ऑफेंस। पेनल्टी क्या हो सकता है, 1 साल का सजा हो सकता है और फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो फॉर्म 7 यही है। अभी इसमें मैंने थोड़ा दे दिया है आप लोगों को कि फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 7 क्या है, फॉर्म 8 क्या है। फॉर्म 6 क्या है देखिए, फॉर्म 6 आपको भरना है अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना है। इफ यू वांट टू इंक्लूड योर नेम इन द वोटर लिस्ट देन यू नीड टू यूज द फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म 7 यू नीड टू यूज व्हेन यू नीड टू डिलीट द नेम ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द वोटर लिस्ट, ठीक है। फॉर्म 8 क्या है, अगर आपको करेक्शन करना है, मतलब आपका नाम या डिटेल या एड्रेस में आपको करेक्शन करना है, तब आपको यूज करना है क्या, फॉर्म 8। और सेक्शन 31 ऑफ आरपीए 1951 एक्ट, ये तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें अगर करप्शन है, अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं या आप इंटेंशनली किसी का नाम डिलीट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, आपका जेल भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द न्यूज। देन हम लोग चलते हैं नमस्ते स्कीम। होप यू हैव नो व्हाट इज नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम इज फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है। उनका जो लाइफ है उन लाइफ को डिग्निफाइड करने के लिए आर्टिकल 21 को अपफिल करने के लिए ये स्कीम लाया गया था, ठीक है। जो मतलब मैन होल्स है, जो सेप्टिक टैंक्स है, उसमें जो लोग घुस के मतलब साफ करते हैं उसको, इट इज़ नॉट ए वेरी डिग्निफाइड ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट ए वेरी डिग्निफाइड वर्क, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट का हनन भी है। तो इसी को रिजोल्व करने के लिए नमस्ते स्कीम लाया गया था कि मैकेनाइज हो जाए सब कुछ चीज़ें, मैन होल से मैकेनाइज्ड होल हो जाए, ठीक है। कि जो मतलब सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन सबको अपना हाथ यूज ना करना पड़े टू क्लीन दोज थिंग्स, दे कैन यूज द टूल्स, द मैकेनिकल आर्म्स टू सैनिटाइज द सेप्टिक थिंग्स और द मैन होल्स, ठीक है। जो फुटपाथ्स हैं, फुटपाथ के नीचे जो नाला वगैरह होते हैं उन सबको साफ करने के लिए यू डू नॉट नीड टू यूज योर हैंड्स, यू कैन यूज मशीन्स और मैकेनिकल आर्म्स, ठीक है। तो इसीलिए ये नमस्ते स्कीम लाया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि नमस्ते स्कीम का अभी क्या स्टेटस है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि नमस्ते स्कीम के अंदर एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट मिलता है सैनिटेशन वर्कर्स को, ठीक है। एंड आई विल गिव यू सम डाटास रिगार्डिंग दिस एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए द ह्यूमन कॉन्टेक्ट हु क्लीन्स इंडिया, ठीक है, द सैनिटेशन वर्कर्स, है कि नहीं। सोशल मार्जिनलाइजेशन, यहाँ पे एक मैंने डाटा दिया है, देखिए द प्रोफेशन इज डीपली स्ट्रेटिफाइड बाय कास्ट। 84.5% of the profile waste speakers belonging to the marginalized communities and among them 60% are SC category, ठीक है। तो अभी जो लोग बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है इंडिया से और कास्ट सिस्टम के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। दिस डाटा शो सम डिफरेंट पिक्चर एक्चुअली। हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम में लूपहोल्स है, लोग रिजर्वेशन से इसलिए गुस्सा नहीं है कि मतलब रिजर्वेशन गलत है, इसलिए गुस्सा है क्योंकि जिसको नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको मिल रहा है, और जिसको मिलना चाहिए उनको तो पता ही नहीं है कि उनके लिए रिजर्वेशन है। दैट इज द बिगेस्ट इशू रिगार्डिंग रिजर्वेशन, एंड रिजर्वेशन इज लाइक ए थिंग दैट नो गवर्नमेंट कैन हैव द power to delete it. No government has the guts to delete it. ठीक है, रिजर्वेशन ऐसा एक अभी ड्रग्स बन गया है इन इंडिया कि नो गवर्नमेंट, बी इट कांग्रेस, बी इट बीजेपी, बी इट एनी पॉलिटिकल पार्टी, whoever the political party comes into power, they will never ever delete the reservation system because reservation system becomes the drug for this country. ठीक है, ये गलत है नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इट नीड टू बी मॉडिफाइड, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम अगर ख़त्म कर देंगे तब तो जो सोशल मोबिलिटी मैंने पढ़ाया था, सोशल मोबिलिटी तो ख़त्म, जो पीछे है वो तो पीछे ही रह जाएगा और इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रिजर्वेशन सिस्टम हम लोग अच्छे मतलब सुधारें नहीं, हम लोग मॉडिफाई ना करें, जो ऑलरेडी मेरिटोरियस लोग हैं, ठीक है, वो लोग डिप्राइव हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी विल फॉल डाउन, आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड विल ट्रांसफॉर्म इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर।
ठीक है, तो इसीलिए वी नीड टू मॉडिफिकेशन और रिजर्वेशन। हाँ, ये टॉपिक रिजर्वेशन के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम लोग चलते हैं। दिस डाटा सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स में 86% आर फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड 60% अमॉन्ग देम इज फ्रॉम एससी कैटेगरी कम्युनिटी पर्सन्स। ठीक है, जेंडर पेरिटी क्या है इसमें देखिए, बाकी जो जॉब है उसमें जनरली मैन डोमिनेटेड है, इसमें ऑलमोस्ट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे दिखता है, ठीक है, 51% इज मेल एंड अराउंड 49% इज फीमेल वर्कर्स। ये मजाक में बोल रहा हूँ, जेंडर इक्वलिटी हम लोग को जहाँ पे नहीं चाहिए था वहाँ पे है, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे तो है ही नहीं, है ना। एक्सेप्शन क्या है, दिल्ली एंड गोवा में द मेजोरिटी ऑफ प्रोफाइल्ड वे स्पीकर्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी डिफाइंग द नेशनल ट्रेंड। ठीक है, तो इट इज ए एक्सेप्शन, इट इज ए एक्सेप्शन कि दिल्ली एंड गोवा में जो वे स्पीकर्स है दे आर जनरली बिलोंग टू व्हाट, जनरल कैटेगरी। ठीक है, अभी देखिए इन लोगों के लिए तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो लूप होल्स है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे जिसके जो अमीर है उसको ही मिल रहा है बेनिफिट, बाकियों को तो मिल ही नहीं है। हाँ, बहुत लोगों को मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब 100 का 100 ही करप्टेड है, ऐसा नहीं है। 50 को मिल रहा है तो 50 करप्टेड करके मतलब इस सबका बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, मॉडिफिकेशन तो चाहिए, करप्शन तो है ही। तो नमस्ते स्कीम क्या है, फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इट इज ए लैंडमार्क इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू एंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए, यू नीड टू राइट दिस लाइन। द स्कीम एम्स टू शिफ्ट फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल क्लीनिंग। तो इससे पूरा स्कीम एक लाइन में क्या हो जाता है, एक्चुअली समराइज हो जाता है, फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल। मतलब जो लोग हैं वो अपना हाथ का इस्तेमाल ना करें, अपना शरीर का इस्तेमाल ना करें, दे यूज मशीन टूल्स टू क्लीन अप दोस ट्रैश। ठीक है, द स्कीम इज बिल्ट ऑन द फिलोसफी दैट नो ह्यूमन शुड हैव द एंटर स्वेयर और सेप्टिक टैंक। इससे क्या होगा, इट विल अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल अपहोल्डिंग आर्टिकल 21, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। गोल क्या है, टू अचीव जीरो फैटेलिटीज इन सैनिटेशन। अभी देखिए एक डाटा, दिस इज अ डाटा, यू कैन यूज दिस, कि फ्रॉम सिंस 2014 around 859 deaths have been recorded due to hazardous sewer cleaning since 2014। ये डाटा आप लोग यूज कर सकते हैं कि नीड ऑफ सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। इट इज ए jointly launched by Ministry of Social Justice and Ministry of Housing and Urban Affairs। मैकेनाइजेशन करना ही इस स्कीम का मेन काम है, फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल। ठीक है, डिग्निटी एंड सेफ्टी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेशन, वही है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा देखिए, प्रोफाइलिंग एंड डिजिटल डाटाबेस, नमस्ते आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन सबको नमस्ते आईडी कार्ड दिया जाएगा। उन सबको जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अंदर उनको शामिल किया जाएगा। दे विल गेट फ्री हेल्थ केयर चेकअप, दे विल गेट फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस फॉर देम एंड फॉर देयर फैमिली। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग उन लोगों को दिया जाएगा कि हाउ टू यूज दिस टूल्स, हाउ टू यूज द सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स, हाउ टू मेंटेन द सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स, ये सब ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा। देखिए सैनिटेनर्स, ये वर्ड याद रखिए, दो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन सबको ट्रांसफॉर्म करके दिस स्कीम वांट टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू सैनिटेनर्स, मतलब द एंटरप्रेन्योर्स हु विल वर्क इन द सैनिटेशन फील्ड। तो इसलिए उन लोगों को क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट अप टू 5 लाख इन कैपिटल सब्सिडी भी देंगे। मतलब अगर ऐसा मशीन कोई खरीदता है, ठीक है, जो सैनिटेशन में काम आता है, उसको गवर्नमेंट अप टू 5 लाख तक क्या दिया जाएगा, सब्सिडी देंगे। मतलब उस एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का दाम अगर 15 लाख है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव देम मैक्सिमम 5 लाख ऑफ सब्सिडी, मतलब 5 लाख का उसको मुनाफा हो जाएगा, 10 लाख में उस वो मशीन खरीद पाएगा। ठीक है, तो इट विल एनकरेज सैनिटेनर्स। सैनिटेनर्स मतलब क्या, द एंटरप्रेन्योर्स हु वर्क्स इन द सैनिटेशन वर्क। ठीक है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट भी गठित किया जाएगा। नेशनल हेल्पलाइन नंबर एक दिया गया है इसमें 14-14420। ठीक है,
इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हेल्पलाइन नंबर कहीं पे भी नहीं पूछता है आज तक, प्रीलिम्स में तो पूछा नहीं है, और मेंस में भी यूज़ कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर कि अगर आपके पास डाटा वगैरह कम है तो यू कैन यूज दैट सच काइंड ऑफ डाटा। करंट स्टेटस क्या है देखिए, एज ऑफ 2026 अर्बन बॉडीज हैव वैलिडेटेड ओवर 1.52 लाख वेस्ट स्पीकर्स टू लिंक देम इनटू द फॉर्मल बेनिफिट्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस 4800 लोकल बॉडीज में ये सब क्या हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, ओके। वाइड मैटर्स मैंने बता ही दिया है कि अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, जो लोगों का डेथ्स है वो डेथ्स भी कमाएंगे, है ना, जो फैटेलिटीज है फैटेलिटीज भी कमाएंगे। इट विल गिव डिग्निफाइड ट्रीटमेंट टू द पॉपुलेशन, आर्टिकल 21 अपहोल्ड करता है, प्रीएम्बल अपहोल्ड करता है कि नहीं, डीपीएसपी अपहोल्ड करता है कि नहीं, ह्यूमन कंडीशन एट द वर्क आर्टिकल 42 को भी इसको ये किया करता है, अपहोल्ड करता है। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 6 उसके ऊपर भी ये काम करता है ना। तो दिस बेनिफिट्स ए लॉट। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डे, साइलेंट पैंडेमिक, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड आवर चिल्ड्रन। ये देखिए ये क्या हुआ है, रिसेंटली इन गाजियाबाद 3 ladies, actually 3 sisters, they have committed suicide, they have taken their life because parents obstruct them to use mobile phones. So that was a shocking news for India actually, कि 3 लड़कियां उन लोगों को मोबाइल फोन यूज नहीं करने दिया, इसलिए उन लोगों ने खुद का जान ले लिया। पेरेंट्स अब क्या करें, बिकॉज इट इज ए प्राइम केस ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इट इज ए प्राइम केस ऑफ मेंटल हेल्थनेस, and it is ultimately led to the term known as what, silent pandemic, ठीक है। it is because of the attention economy which is converting the demographic dividend into demographic disaster. It actually raise questions, societal questions, economic questions, it impact our society, it impact our economy, it raise the questions of economic, social, ethical, governance, policy measures, कहाँ पे है ये सब, ठीक है। तो गाजियाबाद में 3 लड़कियां ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दे वर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो इसी टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको हमने क्या नाम दिया है, साइलेंट पैंडेमिक ड्यू टू द मेंटल हेल्थ इलनेस ड्यू टू द सोशल मीडिया एडिक्शन। इससे एक और टर्म आप लोगों को जानना है, अटेंशन इकोनॉमी, ये मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अटेंशन इकोनॉमी क्या है, व्हेन the attention of a population, attention of a person is used as a commodity by the capitalist, by the social media giants, ठीक है। एल्गोरिथमिक जो एक इशू है कि डोपामिन साइकिल, मतलब एल्गोरिथम ऐसे यूज करता है कि मतलब डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो, डोपामिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से क्या होगा, आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाएगा। वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों के लिए ये प्रेजेंट किया है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थनेस ड्यू टू द सोशल मीडिया, इसमें आपको इश्यूज भी लिखना है, उसके बाद वे फॉरवर्ड भी लिखना है। मैंने सब कुछ दिया है यहाँ पे, की टर्म्स में मैंने यहाँ पे दिया है, और अच्छा एक कंक्लूजन भी दिया है व्हिच यू कैन यूज इन योर मेंस, ठीक है। अभी देखिए इश्यूज क्या क्या है। सोशल इशू, वर्चुअल आइडेंटिटी। वर्चुअल आइडेंटिटी है, लोग कनेक्टेड तो है लेकिन सुडो कनेक्टिविटी है। सुडो कनेक्टिविटी मीन्स दे आर कनेक्टेड बट इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी लो, they are not connected in the real world like in 1990s, like in 1980s, ठीक है। people used to communicate offline, they used to play with each other, तो कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता था, सोसाइटल स्किल भी डेवलप होता था, एक इमोशनल इंटेंसिटी था। अभी क्या है, एवरीबॉडी इज लिंक्ड थ्रू डिजिटली, तो इमोशनल कंटेंट इज वेरी लो। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज ए व्हाट, सूडो कनेक्टिविटी, मींस फेक कनेक्टिविटी। कनेक्टेड तो है लेकिन वो दिखाने के लिए है सिर्फ, okay, actually they are not connected, because when you are not emotionally connected, you are not actually connected, okay. You lose your social skills, you lose the human characters because you are into the digital media, okay. Isolation and connectivity। और एक देखिए इसमें क्या है, जो जेनजी और अल्फा जनरेशन अल्फा, ये जो है, इन लोगों के साथ सोशल इशू ये हुआ है कि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन मोस्टली कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द जॉइंट फैमिलीज। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, उनको रखभाल करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए भी क्या है, लोग बहुत कम हैं।
because parents are very busy, because of nuclear family, both parents are working, or a single mother is only the mother or the father is working. Then the other partner has the responsibility to take care of their child. तो वो क्या करती है या वो क्या करता है कि मोबाइल फ़ोन दे देता है और वो मोबाइल फ़ोन देखते देखते बच्चा को खाना खिलाता है. पहले जब जॉइंट फैमिली होता था तब क्या होते थे, बहुत लोग होते थे, किसी ने ले लिया, घूम के आ गया. तो it was no need for mobile phones. It was no need for entertainment at a very early age. But since it is a nuclear family, everybody is busy and less manpower is there. एक अकेला आदमी या अकेला औरत कितना ही संभालेगा अपने बच्चे को, इसीलिए मोबाइल फोन दे देती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज दे गेट एडिक्टेड विद द मोबाइल फोन. इट बिकम्स ए ड्रग्स. Okay, we need to come out of that thing. It's become a societal issue. And parents are very confused. They feel like they have failed as a parents because they do not know how to modify that thing, how to channelize that energy. Because if you obstruct, they will commit suicide. And you know that excessive use of social media will destroy them. They will destroy their futures. It will destroy their futures. बिकॉज कुछ प्रोडक्टिव तो होगा नहीं. रील देखने से क्या ही प्रोडक्टिविटी आएगा, आपको काम करना पड़ेगा. वन थिंग इज दैट यू डू नॉट वर्क, यू आर लेस स्किल्ड, एंड सिंस यू आर एंगेज इन द डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, यू लूजिंग कनेक्टिविटी विद द रियल वर्ल्ड, यू आर लूजिंग इमोशनल कंटेंट, यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और ज़्यादा ही सेंसिटिव बनते जा रहे हैं, है ना. दे आर ओवर सेंसिटिव, दे कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस. Only a single stress, only a simple stress might take their life. That is the example actually. Okay? So it is a very big issue. Societal issue, it is a very big issue. From governance policy point of view, it is also a very big issue. Because it can be seen as a mental health crisis. It is a silent pandemic. Though it is not at the large scale, but it is about to be burst. That's why it is known as silent pandemic. धीरे धीरे हो रहा है. एक बार में जब होगा, then it cannot be handled. It will be very difficult for us. Because if this generation is indulged into the social media in too much, then our future, there won't be any future for our future generations. Because they will not be educated, they will not be skilled, they will be emotionally unstable. It will be very difficult for them to survive in the real world. Because mental health will be the biggest issue in the upcoming 20 years. It might beat cancer also. I don't know, I am not a doctor, I am not an astrologer also, but it might beat cancer also. Right now cancer is considered as the dead end, but mental health, it is going at that speed that it can beat cancer also sometimes. It may be in 20 or 10 years. My thing is that we need to see these things, we need to tackle these things at the very early age. We need to see these things, we need to tackle these things by using our parents, our schools, and all other stakeholders, by the government policies also, by using NGOs, by awareness drives. Okay? टेक्नोलॉजिकल फ्री जोन्स बना के, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है ही नहीं. डिजिटल बाथ जिसको बोलते हैं, है ना, टेक्नो फ्री जोन. पहले टेक्नोलॉजिकल पार्क होता था, अभी टेक्नो फ्री जोन बन गया है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है बहुत कुछ चीज़ें, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडियाज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी नीड्स इवॉल्व फ्रॉम ट्रीटिंग सीवियर डिसऑर्डर्स टू मैनेजिंग डिजिटल बिहेवियर एडिक्शंस. द नीडेड फॉर डिजिटल हाइजीन. There is a vacuum in the Indian education system regarding media literacy and digital wellness. Obviously, हमारे करिकुलम में, इंडियन एजुकेशन करिकुलम में इसको इंक्लूड किया ही नहीं गया है. ठीक है, इसको इंक्लूड किया ही नहीं किया गया है कि मीडिया लिटरेसी, डिजिटल वेलनेस, डिजिटल वेलफेयर, ठीक है, उन सबको अभी भी करिकुलम में लिया ही नहीं गया है. जैसे फॉर एग्जांपल, ये ऐसा टॉपिक है, ये एनवायरमेंट जैसा टॉपिक है. हम लोग जब स्कूल में थे तब एनवायरमेंट एक करिकुलम एक्टिविटी था ही नहीं, मतलब करिकुलम में था ही नहीं वो. तब हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में यही सब पढ़ रहे थे. लेकिन द साइलेंट थिंग दैट वाज राइजिंग वाज द इकोनॉमिक डिजास्टर. अभी सब लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बोलते रहते हैं, लेकिन तब हम लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है. अभी अचानक से एनवायरमेंट बिकम द बिगेस्ट क्राइसिस.
डिजिटल जो अभी मेंटल हेल्थ का जो इशू है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज ऑफ द मोबाइल फोन, एक्सेसिव यूज ऑफ द स्क्रीन टाइम, ये भी ऐसा एनवायरमेंट जैसा ही इशू है कि हम लोग को पता नहीं लग रहा है, इट इज साइलेंट, ठीक है। और एक दिन ऐसा मतलब होगा कि मतलब हाँ, दिस इज बिकम द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो 100 साल बाद मरेंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ की वजह से तो पूरा जनरेशन ही खराब हो जाएगा, 100 साल तक रहेंगे ही नहीं ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सी दी थिंग्स इन ए वेरी वेरी सीरियस मैनर। इकोनॉमिक इशू, हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। कैसे हो जाएगा? सोशल मीडिया देख रही हो, नो एजुकेशन, नो स्किल, नो इमोशनल इंटेंट, नो कनेक्टिविटी, सूडो कनेक्टिविटी है, सोसाइटल स्कूल है नहीं, ठीक है। पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे इसलिए आप चल रहे, जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे, यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, देन you do not have any kind of thing, you do not have any kind of skill, you do not have any kind of job, तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली यू इंडल्ज इनटू द क्राइम। क्राइम करने की वजह से आपका जो यूथ का एनर्जी जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता था देश के इकोनॉमी में, वो चला जाएगा निगेटिव कंट्रीब्यूशन में। दैट्स व्हाई द डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। यू हैव लूज योर सेल्फ, यू हैव डू हार्म टू योर सेल्फ एज वेल एज यू विल डू हार्म टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। एल्गोरिथमिक एथिक्स, अभी देखिए, टेक जाइंट्स यूज डोपामिन लूप एल्गोरिथम्स टू मैक्सिमाइज स्क्रीन टाइम, ठीक है। आप लोगों को ये कौन सा वाला है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ। डोपामिन लूप एल्गोरिथम्स क्या है? अभी सोशल मीडिया में बहुत ढेर सारा रील चलता है, बहुत सारा जोनर्स का रील चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी का ही रील चलता रहेगा। आप अगर मोटिवेशनल वीडियो देखें तो मोटिवेशन का ही रील आता रहेगा। आप अगर कोई बिजनेस वाला रील देख रहे हैं तो ऐसा ही आता रहेगा। तो ये एल्गोरिथम ऐसे बनाया गया है कि जो जिसका इंटरेस्ट है उसको वही रील दिखाया जाएगा, ठीक है। आपने अगर किसी रील पे ज़्यादा समय दिया है, उसमें उसको 2-3 बार देखा है, उसको लाइक दिया है, ठीक है, तब वो एल्गोरिथम समझ जाता है कि हाँ, इस इंसान को इस तरह का रील दिखाओ। तो इससे क्या होगा? यू कंटिन्यूसली सी दिस काइंड ऑफ रील्स एंड योर स्किल टाइम विल इंक्रीज। इसी को क्या बोलते हैं? अटेंशन इकोनॉमी। अल्टीमेटली द टेक जाइंट्स यूजिंग योर अटेंशन एज योर कमोडिटी। तो उसी के बीच में क्या चला देगा? एड चला देगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो आप वो खरीदेंगे। ऐसे ही तो पैसा जनरेट होता है, टेक जाइंट्स ऐसे ही तो पैसा जनरेट करते हैं। आपको यूट्यूब से, आपको इंस्टाग्राम से पैसा मिलता कैसा है? बिकॉज इंस्टाग्राम इज अर्निंग मनी, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू ए शेयर टू दिस अर्निंग मनी। तो वो पैसा आता कहाँ से है? योर अटेंशन इज द कमोडिटी। इसी को क्या बोलते हैं? अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक जायंट है, ये जो डोपामिन लूप एल्गोरिथम्स यूज करते हैं तो मैक्सिमाइज द स्क्रीन टाइम, इसके ऊपर भी क्या लगाना चाहिए? एक कुछ ना कुछ तो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। इट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, ठीक है। दिस रेजेस क्वेश्चन अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीडेड टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन द एडिक्टिव डिजाइन, क्योंकि इससे भाई सुसाइड कर रहे हैं लोग। यू नीड टू सी दिस थिंग्स इन ए वेरी सीरियस मैनर। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, मोबाइल नहीं देखने की वजह से आप सुसाइड कर लियो, ये तो उनका कुछ स्पेसिफिक इशू होगा। नहीं भाई, 3 लड़कियां मर गई अभी, और मतलब 300 मरने के बाद ही आप लोग करोगे क्या? ऐसा नहीं है। यू नीड टू सी दिस थिंग्स एंड इफ यू आर एडिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ थिंग, प्लीज रिविजिट योर सेल्फ, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, करना शुरू कीजिए। एथिकल इशू, इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म। आप सोच ही नहीं पा रहे हो आप क्या कर रहे हो। आवर्स के ऊपर आवर्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू आर बाय यूजिंग द सोशल मीडिया। द इनेबिलिटी टू हैंडल नो इज ए फेलियर ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। आपको मोबाइल देखने के लिए नहीं दिया, आपने कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, दैट इज नथिंग बट जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। पेरेंटल एथिक्स, इट चैलेंजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज, ठीक है। अभी क्या हो गया है देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे बाद में, मैं एक आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि अभी क्या हो गया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मीडिया, द सोशल मीडिया एंड द अदर डिजिटल टूल्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज वाइडनिंग अप। जो पेरेंट्स समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में, पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है सोशल मीडिया को लेके, पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है डिजिटल टूल्स को लेके,
आज का जनरेशन का पर्सपेक्टिव में और पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव में बहुत अंतर आ चुका है। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये क्या खिलौना चीज है, ये तो खिलौना चीज है, और जो बच्चे हैं जेन जेड जेन अल्फा, ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि भाड़ में जाए पेरेंट्स, ठीक है, मेरे लिए तो ये सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का एक मेंटल गैप बन चुका है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? डिजिटल पॉलिसिंग टू डिजिटल मेंटरशिप। डिजिटल मेंटरशिप करना बहुत जरूरी है कि आपको रुकाना नहीं है। यू डू नॉट नीड टू ऑब्स्ट्रक्ट बिकॉज यू कैनॉट। इफ यू डू देन दैट पर्सन विल ऑल्सो बी in disconnected in some other manner. You need to do digital mentorship, means in a sustainable use of social media, sustainable use of the digital tools, ठीक है। आपको डिजिटल मेंटर, अभी देखिए इसमें इशू क्या है, पेरेंट्स को ही नहीं पता है डिजिटल मेंटरशिप करते कैसे हैं, तो वो कैसे सिखाएंगे? तो फॉर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नीड टू बी देयर, अवेयरनेस कैंपेन्स नीड टू बी देयर, ठीक है। डिजिटल मेंटर्स रादर देन डिजिटल गार्ड्स, कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, resilience to decouple self-worth with digital validation, digital fasting and hygiene, promoting tech-free zones, ठीक है। पहले टेक्नोलॉजिकल पार्क्स थे, अभी क्या कॉन्सेप्ट आ गया है? टेक फ्री जोन। डिजिटल सब बाथ्स विद इन होम्स टू रिस्टोर रियल वर्ल्ड ह्यूमन कनेक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। डिजिटल वेलनेस करिकुलम वो तो ऐड करना ही है ना, कि जो करिकुलम एक्टिविटी है, जो मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें डिजिटल वेलबींग, डिजिटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके बारे में सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। टीचिंग चिल्ड्रेन द मैकेनिक्स ऑफ डोपामिन हाईजैकिंग बाय एल्गोरिथम्स, ये जो मैंने अभी बताया है ना कि एल्गोरिथम्स यूज योर अटेंशन एज ए कमोडिटी, तो डोपामिन रिलीज करते हैं, बार बार डोपामिन रिलीज होता है तो यू फील गुड, ठीक है, वो फील गुड हार्मोन बोलते हैं उसको, बिकॉज डोपामिन रिलीज होता है तो यू फील गुड, ठीक है। लेकिन वो फील गुड सही नहीं है, एक दो बार हो गया वो बहुत बढ़िया बात है, आपने काम किया कुछ बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन आप सोते सोते डोपामिन, मतलब वो तो सही नहीं है, क्योंकि ड्रग्स लेने से भी डोपामिन रिलीज होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं यू स्टार्टिंग टू यूज द ड्रग्स, है ना। तो बच्चों को अगर पहले से ही सिखाया जाएगा कि इस तरह से आपको खेला जाता है, द टेक जायंट आर यूजिंग योर ब्रेन, यूजिंग योर अटेंशन लाइक दिस, देन दे विल बी अवेयर, दे विल बी सेल्फ अवेयर। तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो एक्सट्रीम स्टेप्स बच्चे ले रहे हैं या मतलब जो एडिक्टिव हो रहे हैं उससे थोड़ा बचा जा सकता है। सस्टेनेबल यूज ऑफ द सोशल मीडिया हो सकता है। रिवाइविंग द सोशल कैपिटल, इन्वेस्टिंग इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, पार्क्स, यूथ क्लब्स टू प्रोवाइड ऑफलाइन एवेन्यूज फॉर आइडेंटिफाई फॉर्मेशन एंड पीयर इंटरेक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोल्यूशन। रेगुलेटरी एंड कॉर्पोरेट लेवल, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए जो टेक जायंट्स है, ठीक है। जैसे यूरोप में डिजिटल लॉ लाया गया है, उसी तरह का लॉ हम लोग भी इंडिया में ला सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, द टेक जायंट्स हैव द अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग दिस थिंग्स, ठीक है। देखिए ड्यूटी केयर, मेकिंग देम लायबल फॉर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ देयर डिजाइन ऑन द एडोलेसेंस, सिमिलर टू यूकेस ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, इसको यूज कर सकते हैं मेंस में कि दिस इज इम्पैक्टिंग एक्चुअली द सोशल मीडिया, दिस इज इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ एज वेल एज द यूथ ऑफ दिस कंट्री, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टाइम अवेयर एप्स है उन सबको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कैन ब्रिंग सम स्कीम्स। टाइम अवेयर एप्स को डेवलप करने के लिए मतलब गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर सकते हैं कि आप ऐसा ऐप बनाइए जो टाइम अवेयरनेस देता है आपको, ठीक है। टाइम अवेयर एप्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो हम लोग सब्सिडी देंगे या कुछ ऐसा स्कीम लाइए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तब लोग भी मोटिवेट होंगे टू डेवलप दैट काइंड ऑफ एप्स। उससे क्या होगा, जो टाइम अवेयर एप्स होते हैं उससे क्या होता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक थ्रेशोल्ड पार होने के बाद वो अलार्म देने लगता है आपको कि यू हैव यूज्ड टू मच सोशल मीडिया, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। तो एटलीस्ट वार्निंग तो आता है, उसके बाद आप क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो दूसरा बात है, लेकिन एक वार्निंग तो आता है, एक मतलब रिविजिट तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। पॉलिसी एंड गवर्नेंस लेवल में आप क्या कर सकते हैं, टेलीमानस स्ट्रेंथनिंग, टेलीमानस, ठीक है।
देन ऑफर वॉक इन काउंसलिंग फॉर डिजिटल बिहेवियर इश्यूज। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन यूज इन स्पेशली इन GS4 यू कैन यूज इट। ओके, nudge policy यूज करके you can use or you can strengthen that kind of narrative. Offline is the new luxury. Offline is the new luxury. इस तरह का नैरेटिव को क्या किया जा प्रमोट किया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, नच पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान में जो नच पॉलिसी यूज किया गया था कि सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट द पर्सनल हेल्थ, इट्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ। और सैनिटेशन जो वर्कर्स है, सैनिटेशन करना बहुत अच्छा माना जाता है। अमिताभ बच्चन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, मोदी स्टार्टेड क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, दिस इज एक्चुअली नजेस द पीपल। इसी तरह से अगर ऑफलाइन इज द न्यू लग्जरी, इस तरह का नैरेटिव को हम लोग अगर नच पॉलिसी के थ्रू क्या करें, उसको पुश करें, तो जो ये डिजिटल जो मतलब चीज़ है, डिजिटल जो अभी मतलब डिजास्टर बनने जा रहा है, उससे हम लोगों को थोड़ा क्या हो सकता है बेनिफिट, मतलब उससे हम लोगों को थोड़ा राहत मिल सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स मतलब क्या, रीसेटिंग द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। अटेंशन इकोनॉमी, द बिजनेस मॉडल दैट ट्रीट्स ह्यूमन अटेंशन एज ए कमोडिटी। जेनरेशनल कॉग्निटिव गैप, ये मैंने वही बताया था कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मीडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन इज वाइडनिंग, द गैप इज वाइडनिंग, इसी को क्या बोला जाता है, जेनरेशनल कॉग्निटिव गैप। The cyber psychology, the study how technology affects human behavior and mental health. Cognitive sovereignty, the right of an individual to control their own mental process without algorithmic manipulation. अभी जो algorithm है वो आपको manipulate करता है, ठीक है। तो you have the cognitive sovereignty, आपको खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, sovereign होना चाहिए, you need to be sovereign, okay? तो that's why कॉग्निटिव सोवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एल्गोरिथम से आपको कंट्रोल करता है तब तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स दैट यू कैन यूज इन योर मेंस। यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन यू कैन यूज दिस कंक्लूजन कि द गाजियाबाद ट्रेजेडी must act as a policy trigger. We must ensure that our demographic dividend is not traded for digital dividends of tech corporations. या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द गोल ऑफ गवर्नेंस शुड बी टेक्नोलॉजिकल ह्यूमनिज्म वेयर टेक्नोलॉजी सर्व्स ह्यूमन वेलबींग नॉट रिप्लेसेस इट। तो इस तरह से यू कैन यूज दिस कंक्लूजन, ठीक है। तो इस केस को थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ कि केस क्या था, कि गाजियाबाद इन गाजियाबाद 3 sister, young sisters, they have committed suicide. They have taken their life because their parents obstructed them to use social media or the mobile phones. This incident actually shocked the world. This incident actually shocked India. So it was a tragic incident. Okay, it raises question कि how digital media, how social media, how digital tools is impacting our mental health. It raised question, or it raised the term which is known as the silent pandemic. And it led to the issue regarding attention economy, which is actually converting digital demographic dividend into demographic disaster. Okay, this incident actually raised a lot of social issues, ethical parenting, digital well-being, digital cognitive gap जो है वो सब रेज करता है, इकोनॉमिक इश्यूज रेज करता है, एथिकल इश्यूज रेज करता है कि हमारा जो अभी ये सोसाइटी है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल टूल, एक्चुअली हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया. It raised a lot of questions. If we do not stop that kind of things, if we want to stop such kind of incidents to take place in the future, we need to take various steps. We need to come together, all stakeholders need to come, and we need to work as a team. Otherwise, there won't be any future for our future generations. Okay? Thank you.